अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ारा। हमेशा की तरह आज भी पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। किसी ने कहा था, किसी फॉरेन डिप्लोमेट ने एक दफ़ा कहा था कि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान। वेरी ट्रू। जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त हमारे सामने हैं, उसमें एक डेवलपमेंट तो वो है जहाँ पाकिस्तान का जो करेंसी क्राइसिस है, यानी डॉलर रुपी पैरिटी का जो प्रॉब्लम है, वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त बैंक्स जो हैं, जो स्टेट बैंक्स हैं, जो स्टेट बैंक है उसका ऑफिशियल रेट भी 241 242 चल रहा है, और लेकिन प्राइवेट मार्केट में डॉलर जो है वो 250 रुपए की हद पे है या उसको क्रॉस कर रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे ख़तरा ये है कि पाकिस्तान एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। ये वही कॉन्टेक्स्ट है जिसके दरमियान ये खबर आई है, एक अमेरिकन खबर रसां पब्लिकेशन एशिया निके से, जो जापानीज़ ओरिजिन की पब्लिकेशन है, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं वेंडी शर्मन, उनके साथ इसी हफ्ते 1-2 दिन पहले कहीं फ़ोन पे बात की और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट IMF पे जोर दे कि IMF ने जो बोर्ड अप्रूवल करना है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का 1 तक अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर्स का, उसको फौरी तौर पे रिलीज़ किया जाए। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये खबर कहाँ से आई है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ एक दूसरी डेवलपमेंट वो है जहाँ ये खबर आती है कि जो मीटिंग हुई थी PDM के सरबराहान की, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, जो सख्त पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको बहुत लताड़ा, उनको बड़ा कंडेम किया। इस कॉन्डमनेशन की इस स्टेज पे जो खबर रिलीज़ की गई है, जिसको ज़राए से कहा गया, इसकी क्या अहमियत बनती है। पंजाब में PTI के नॉमिनी सिप्तान खान जो हैं, वो पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। इसकी कोई अहमियत बनती है कि नहीं, इस पर भी बात कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में स्टोरी है फाइनेंशियल टाइम्स की, जो दुनिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पब्लिकेशन है। ये स्टोरी है साइमन क्लार्क की, जिन्होंने किताब लिखी है द की मैन, और इस स्टोरी का उन्वान है द स्ट्रेंज केस ऑफ द क्रिकेट मैच दैट हेल्प्ड फंड इमरान खान्स पॉलिटिकल राइज। ये मेन चीज़ है जिसको मैं आज के इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको, और मैं इसमें आपका एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने ऑफर करूंगा। मैंने इसको लाइन बाय लाइन इसको मैंने पढ़ा है बहुत गौर से, और मैंने साइमन क्लार्क साहब जो हैं उनके ऊपर भी मैंने रिसर्च की है। मैंने इसका एक पूरा एनालिसिस किया कि इस स्टोरी जो है, इसकी अहमियत जो है वो क्या बनती है। इसमें जो की क्वेश्चंस हैं कि साइमन क्लार्क कौन है, ये स्टोरी इस स्टेज पे किसने छपाई होगी, इसके पीछे कौन है, मकसद क्या है इस वक्त इसको पब्लिश करवाने का। इस स्टोरी के अंदर ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की मेरे हाथ में, क्या इसमें कोई नई चीज़ें हैं, क्या इसका कोई ख़ास पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इससे एक मकसद डिराइव करने की कोशिश की जा रही है, इसमें गोल्स क्या हैं और इसका फाइनल इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे। लेकिन इससे पहले कि हम साइमन क्लार्क की इस स्टोरी की तरफ चलें, छोटे छोटे क्विक कमेंट हम कर लें बाकी 3 डेवलपमेंट्स के हवाले से। पहले तो जो डॉलर क्राइसिस है, जहाँ पे 241 का बैंक्स, स्टेट बैंक उसको दे रहा है, दे ही नहीं रहा इनफैक्ट स्टेट बैंक, लेकिन इंटर बैंकिंग में कह रहे हैं कि 241 का है। और जो प्राइवेट मार्केट है, जहाँ पर इस वक्त जो करेंसी ट्रेडर हैं, वो इनफैक्ट आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ डॉलर देने को तैयार ही नहीं है। जहाँ तक मुझे पता चला है, वो अक्सर की कोशिश ये है कि आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बगैर डॉलर दें। ये एक नया इसका आस्पेक्ट है। लेकिन क्लियरली अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू करती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पहले आपके पास 1.5 करोड़ रुपया अगर बैंक में था, किसी मकसद से आपने प्लॉट लेना था, कुछ लेना था, आज से 1 साल पहले समवेयर अराउंड जून और मई 2021, तो उस वक्त वो 1 लाख डॉलर जो है वो बनता था। अब वो शायद 50, 60, 70 हज़ार डॉलर बनता हो। मज़ीद इसको अगर हम ऐसे कर लें कि अगर आपके पास अगर 5 करोड़ डॉलर थे, आपके पास 5 करोड़ रुपया था कैश में किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पास या ट्रेडर के पास, उसने इंपोर्ट्स करनी थी, उसने केमिकल इंपोर्ट करना था, पेपर इंपोर्ट करना था, पिगमेंट इंपोर्ट करना था, गम इंपोर्ट करनी थी, उसने तो उसके पास तकरीबन 3 लाख डॉलर था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खर्च करने के लिए। अब ये जो नई सिचुएशन है, वो 3 लाख डॉलर के बजाय उस पाकिस्तानी बिजनेसमैन ट्रेडर इंपोर्टर के पास अब सिर्फ 2 लाख डॉलर है, वो भी अगर उसको मिल जाए इंपोर्ट करने के लिए अपनी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि इंपोर्टर पे कितना प्रेशर है, बिजनेसेस पे कितना प्रेशर है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कितना प्रेशर है, और ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि अगर इस सूरत हाल को रोका ना गया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा, इसको बचा लिया जाएगा।
करेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि ये खबर आई है, एशिया निके एक पब्लिकेशन है, न्यूयॉर्क बेस्ड है, आई थिंक ओरिजिनली जापानीज पब्लिकेशन है, फाइनेंशियल डेटा को डील करती है, जिसमें खबर आई कि पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जो शख्सियत हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एज 61, उन्होंने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की डेप्यूटी सेक्रेटरी वेंडी शर्मन जो है उन्हें कॉन्टैक्ट किया है, उन पे ये इसरार किया है कि IMF के बोर्ड पे अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो जोर डालें कि पाकिस्तान के जो $1.2 बिलियन रिलीज़ होने हैं उन्हें रिलीज़ किया जाए फौरी तौर पर। और अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी एक अहमियत तो ये है कि इसको जब ये स्टोरी आई है एशिया निके की, तो उसको तमाम पाकिस्तानी अखबारात ने ऑफ कोर्स बड़ी फेथफुली एंड लॉयली रिप्रोड्यूस किया है, और सारा दिन टेलीविज़न चैनल जो है बार बार इसकी हेडलाइन चलाते रहे हैं। सुबह ये हेडलाइन चलनी शुरू हुई थी, रात तक की हेडलाइन जो है वो चलती रही है, और प्रेडोमिनेंट व्यू इसके बारे में यही है कि जाहिर है किसी ने तो कोई रोल प्ले करना है, और जनरल बाजवा ने ये बहुत अच्छी मूव और बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया। दूसरी तरफ हमारे कान में खबर पड़ी है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की, वो बिल्कुल बेखबर है कि जनरल बाजवा ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया और उन्होंने वेंडी शर्मन से बात की। अगर लिया तो कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसके बारे में नहीं पता था। अब इसके बारे में दो व्यू हैं, एक तो वही है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, किसी ने तो इनिशिएटिव लेना ही था, लेकिन दूसरी तरफ से भी दबा दबा व्यू है, वो ये है कि आखिर ये इनिशिएटिव जो है ये जनरल बाजवा ने क्यों लिया। ये इनिशिएटिव अगर उन्होंने लिया था तो इन कंसल्टेशन विद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं लिया? एक जॉइंट खबर क्यों नहीं आई कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल और जनरल बाजवा ने मिल के या शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है वेंडी शर्मन से क्यों नहीं की? अब इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो एनालिसिस है, वो ये कहता है कि इस स्टोरी के इस स्टेज पे लीक होने का, क्योंकि लीक हुई है ये सोर्सेज से, ये कोई ऑफिशियली तो क्लेम नहीं किया गया ISPR की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो इसके लीक होने की इम्पोर्टेंस ये है कि इसका मतलब है कि फंड्स अगले चंद दिनों में मिल ही जाएंगे, वरना ये स्टोरी इस तरह से लीक होती ही ना। बिकॉज जाहिर है कि यहाँ पर अब स्टोरी की लीक होने का मतलब ये है कि जब IMF के $1.2 बिलियन रिलीज़ होंगे तो जहनों में यही होगा कि इसमें जनरल बाजवा का बड़ा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इसका रोल है, यानी कि इंप्रेशन रहेगा, उनको क्रेडिट जाएगा। दूसरी तरफ जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये फंड्स तो IMF को रिलीज़ करने ही थे, बिकॉज IMF ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर रखा है, और IMF होती ही इसलिए, उसका मकसद इसलिए कि जो कंट्रीज़ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं, जो डिफ़ॉल्ट को फेस कर रहे हैं, उनको डिफ़ॉल्ट फेस करने से बचाया जाए। प्रिंसिपल अहमियत ये है कि IMF का बोर्ड जो है इस वक्त छुट्टी पे जा रहा है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उन्होंने कर लिया, लेकिन पैसे उन्होंने रिलीज़ नहीं किए। सो अर्जेंसी इसकी ये है कि पैसे अगर वो रिलीज़ कर देते हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की और इस हुकूमत की या जनरल बाजवा साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हम आ जाते हैं उस दूसरी डेवलपमेंट में जहां हमें ये खबर रिलीज़ की गई है, टेलीविज़न चैनल्स को ये खबर रिलीज़ की गई है, वंस अगेन ज़राए से की गई है। ये भी एक लीक है, इसको टेलीविज़न चैनल्स को कहते हैं ज़राए से पता चला, लेकिन ऐसे ज़राए जो हैं अपनी मर्ज़ी से ही खबरें लीक करते हैं। ये कोई न्यूज़ एजेंसीज़ के कंट्रोल में नहीं होते ये ज़राए, कि डिसाइड किया जाता है कि ये खबर जो है इसको प्लांट करना है, उसको निकालना है। और ख़बर ये है कि जब मीटिंग हुई PDM के सरबराहान की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो थी वो बड़ी प्रोमिनेंट थी, जब उन्होंने डिमांड की कि PTI के जो लोग हैं इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएँ। तो वो जो मीटिंग हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसमें नवाज़ शरीफ साहब ने, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो लंदन में हैं 2019 के अक्टूबर से, उन्होंने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत लतड़ा, बहुत रगड़ा क्वेश्चन उन्होंने रेज़ किया कि मिफ्ता इस्माइल जब मेरे पास लंदन में आए थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो सारी हम चेंजेस कर रहे हैं या IMF के साथ जो एग्रीमेंट करेंगे, इसके नतीजे में रुपया जो है वो अपनी कीमत अगर लूज़ करेगा तो 23 रुपये लूज़ करेगा अगेंस्ट द डॉलर, यानी ₹23 जो है डेप्रिसिएशन होगी अगेंस्ट $1। लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को क्या 23 और 56 का या 55 का फ़र्क जो है वो उनको नहीं पता था। तो बड़ा नाराज़गी का, डिसअपॉइंटमेंट का जो क्या कहेंगे इसको, डिसअपॉइंटमेंट का और नाराज़गी का और एक इजहार जो किया गया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये इजहार किया गया, इस इजहार को पब्लिक कर दिया गया? मैं समझता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस वंस अगेन एक नैरेटिव शेपिंग की है। मुसलसल इस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, ये लीक करवाई जा रही हैं, जिसमें से जिसको जब गौर से सुनते हैं और अगर आप ज़्यादा क्रिटिकल तरीके से उसको एनालाइज ना करें तो आपको लगता है कि जो लंदन में बैठे हुए जनाब नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके दिल में पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा तड़प, हमदर्दी और जज्बा और सिंपथी जो है पाई जाती है। और शहबाज शरीफ जो है यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
ان کے صاحبزادے جو تھے پنجاب میں، حمزہ شہباز اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، اور جتنی بھی ٹیم جو ہے اس وقت شہباز شریف صاحب کے ارد گرد کام کر رہی ہے، جو لوگ انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ سب نالائق ہیں، نکمے ہیں، بے حس ہیں. اور جو لوگ نواز شریف صاحب کے قریب ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ حساس ہیں، وہ انٹیلیجنٹ ہیں، وہی اصل میں لیڈر ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ایک دن پہلے جب رانا ثناء اللہ صاحب اپنی پریس ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے بڑے زور دے کے یہ کہا کہ میرا لیڈر نواز شریف جو ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ الیکشن فوری طور پہ کروانے چاہیے. اور ایک دن پہلے بھی آپ نے یہی سنا تھا، جو خبر لیک کی گئی تھی، کہ نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں جو پی ڈی ایم کے لوگوں کی ہوئی اس میں ایک بار پھر کہا کہ میں تو ہمیشہ سے الیکشن کا حامی تھا. یعنی ان ادر ورڈز کوئی اور ہے جو الیکشن کو روک رہا ہے، یا تو آصف علی زرداری الیکشن نہیں ہونے دے رہے، یا شہباز شریف نہیں ہونے دے رہے، یا مولانا نہیں ہونے دے رہے. تو ایک مسلسل جب آپ اس خبر کو سنتے ہیں، اور اگر آپ پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں اس کے سپورٹ بیس میں، تو آپ کی ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ یہ سارا کرائسس جو ہے یہ شہباز شریف نے، آصف علی زرداری نے، پی ڈی ایم کے باقی لوگوں نے، کسی اور نے یہ کھڑا کیا ہے. اور اس کرائسس کا جو سٹنک اس وقت پاکستان کے لوگوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو ایک کرب ہے، جو غضب ہے، اس کی جو دہشت ہے اس پورے کرائسس کی، جو پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بزنس تباہ ہو رہے ہیں، اس کا کم از کم نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں. ہم نہیں جانتے یہ پوری سچویشن کو جو ہم دیکھتے ہیں ڈالر کرائسس میں، ہم نہیں جانتے، دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن ہم صرف یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ شخص یا وہ اشخاص جو دو تین ہیں جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم ڈھایا ہے، یہ رجیم چینج کا، جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر یہ تجربہ کیا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، جس میں ہم سب کی زندگیاں جو ہیں وہ ایک کرائسس میں چلی گئی ہیں، ہماری تمام سیونگز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، پاکستانی گھرانے ہوں یا بزنسز ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کرے. ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جج کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ججمنٹ جب کر لے تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو، یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ یہ جو لوگ رسپانسبل ہیں پاکستان کی زندگیاں تباہ کرنے کے لیے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک تیسری جو ڈیولپمنٹ ہے جس کو بہت چرچا کیا ٹیلی ویژن چینلز نے، اس کا سارا دن پیٹتے رہے اس کو، وہ یہ تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، جہاں تحریک انصاف کے نومنی سبطین خان صاحب جو ہیں، وہ سیف الملوک صاحب جو پی ایم ایل این کے نومنی تھے اسپیکر آف پنجاب اسمبلی کے لیے، اس کے خلاف انہوں نے کامیابی جو ہے حاصل کی ہے. اور یوں تحریک انصاف نے ایک اور بہت بڑا مارکا جو ہے وہ مار لیا. آپٹکس کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، ہیڈ لائنس کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے، اور اس سے مزید لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور سارا دن اس کی خبریں جو ہیں وہ چلتی رہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ڈن ڈیل تھی. جس قسم کی اسٹرینتھ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر ہے، جو سیاسی ماحول تھا اس میں ظاہر ہے یہی ہونا تھا، اور اس میں کوئی بیسکلی نیوز ایلیمنٹ بھی نہیں ہے. یہ بیسکلی بڑی انسگنیفیکنٹ قسم کی ایک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے تھی اگر آپ اس کو کرٹیکلی دیکھیں، لیکن اس کو پیٹا بہت ہے میڈیا نے آج سارا دن. اب آ جاتے ہیں اس پرنسپل سٹوری کی طرف جس کو میں نے آپ کو کہا، جو میرے ہاتھ میں ہے، جس کا میں نے پہلے کہا، دا اسٹرینج کیس آف دا کرکٹ میچ دیٹ ہیلپ فنڈ عمران خانز پولیٹیکل رائز. جو سٹوری ہے سائمن کلارک کی، فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ہے، بہت رسپیکٹڈ یہ پبلیکیشن ہے، یورپین پبلیکیشن ہے، برٹش پبلیکیشن ہے پرنسپلی، لیکن یورپین پبلیکیشن اس کو سمجھا جاتا ہے، اور یورپین یونین کے جو فائنینشیل ڈیولپمنٹ و اکنامک ہیں اس کو بہت زیادہ کور کرتی، اور بڑی رسپیکٹڈ پبلیکیشن. اب اس میں ہے کہ سائمن کلارک کون ہے. سائمن کلارک ریلیٹیولی طور پر ایک ان نون آتھر ہیں. ان کی ایک ہی کتاب سامنے آ رہی ہے جو انہوں نے لکھی ہے، جس کا نام ہے دا کی مین. اور یہ ساری کتاب کا فوکس جو ہے یہ ابراج کے جو فاؤنڈر تھے، ابرار نقوی صاحب جو ہیں، عارف نقوی صاحب کے اوپر اس کا فوکس ہے، جس میں ثابت کیا گیا کہ عارف نقوی ایک بہت بڑے سوینڈلر تھے، فراڈ تھے، چیٹ تھے، جنہوں نے لوگوں کو امیر بنانے کا خواب دکھا کے بہت سے لوگوں کو دنیا میں، امیر لوگوں کو، ایلیٹ لوگوں کو، انفلوئنشل لوگوں کو دنیا بھر میں انہوں نے بے وقوف بنایا. یہ اس کتاب کا فوکس ہے، اور یہ کتاب آئی تھی گزشتہ سال سمر میں 2021 میں. اس کو پینگوئن نے بھی پبلش کیا، اس کو امیزون نے بھی پبلش کیا، اس کو ہارپر کالنز نے بھی اس کو پبلش کیا. اگر آپ سائمن کلارک نام پہ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو سائمن کلارک کی کوئی پروفائل اتنی آسانی سے نہیں ملتی. آپ کو اس کے مقابلے میں ایک ناولسٹ ملتے ہیں جو فکشن لکھتے ہیں، ہارر رائٹر ہیں، وہ بھی برٹش ہیں، انگلش ہیں، وہ آپ کو مل جاتے ہیں. ایک ویلاگر آپ کو مل جاتا ہے بائی دا نیم آف سائمن کلارک، جس کی یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز ہیں. آپ کو بچوں کی کتابیں لکھنے والا سائمن کلارک مل جاتا ہے، لیکن آپ کو سائمن کلارک کا نام ٹائپ کرنے سے سائمن کلارک کی کوئی پروفائل جو ہے وہ نہیں ملتی. اگر آپ زیادہ ریسرچ کریں ان کی کتاب کے حساب سے تو پھر جو پبلیکیشن گروپس ہیں، جو پبلشر ہے بہت بڑا پینگوئن یا ہارپر کالنز پہ، آپ کو ان کی چند لائنوں کی ایک پروفائل ملتی ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سائمن کلارک ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے امریکن جو بزنس پبلیکیشن ہے وال اسٹریٹ جرنل، ونس اگین ویری ریسپیکٹڈ، اس کے ساتھ انہوں نے کئی برس کام کیا ہے. افغانستان کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، کونگو کی کاپر مائنز کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے، اور لندن کے جو بینکس ہیں، انویسٹمنٹ بینکس ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی ایک ہی کتاب ہے
دا की मैन जो आरिफ नकवी जो अबराज के फाउंडर हैं उसके ऊपर उन्होंने लिखी। अच्छा, अब फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो स्टोरी अभी फाइनेंशियल टाइम्स की मेरे हाथ में जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी क्यों अपीयर हुई है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस स्टोरी के अंदर 12 जिक्र आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जून की 21 तारीख को इस साल फॉरेन फंडिंग, द सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस, जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग केस कहा जाता है, मतनाज़ा फंडिंग केस, उस पर अपनी जजमेंट को रिजर्व कर लिया। जब इलेक्शन कमीशन ने अपनी जजमेंट को रिजर्व कर लिया, उसके बाद से लोगों को पाकिस्तान में धड़का लगा, खास करके तहरीक इंसाफ को, उसके एडमायरर्स को, उसके चाहने वाले सपोर्टर्स को, कि ये फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। ये एक तलवार जो है वो लटका दी गई है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सर के ऊपर, और इस फैसले को किसी ख़ास मकसद से जो है यूज़ किया जाएगा और किसी ख़ास टाइम के ऊपर, क्रूशल टाइम के ऊपर ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान निकालेगा। जून 21 के बाद जुलाई गुजर गई, एक महीना गुजर गया है, और लोगों के जहन में है कि भाई इसका फैसला होगा क्या इसके फैसले के नतीजे में लोग समझते हैं कि शायद तहरीक इंसाफ को एज ए पोलिटिकल पार्टी बैन किया जा सकता है, इमरान खान साहब के बारे में कुछ किया जा सकता है। लेकिन उसमें जो अचंभा है, जो सोचने की बात है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 2017 का डिसीजन है, 2017 का, जो उस वक्त आया था जब हनीफ अब्बासी साहब जो PMLN के लीडर हैं, वो इसी केस को, द सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस को लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो बाबर एस हैं वो भी उनके साथ थे उस केस में, उनको शामिल थे दोनों की। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आइडेंटिफाई किया था कि ये दर हकीकत कोई फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, बल्कि ये एक ममनुआ फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है। और इसमें अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाइंड आउट करता है कि ये जो लॉज बने हुए थे पाकिस्तान में फंडिंग के, पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के, ये उसकी खिलाफवर्जी हुई है, यानी ये दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स ने को फंडिंग की है, फॉरेन सिटीजन ने फंडिंग की है, किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने फंडिंग की है, वो ममनुआ फंडिंग है, वो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो फंडिंग जो है वो भाग के सरकार पाकिस्तान में वो ज़ब्त हो जाएगी। तो यही एक चीज़ हमें समझ आती है कि ये चीज़ इसकी हो सकती है। फिर इसमें इतना तूफ़ान क्यों खड़ा किया गया है? ग़ालिबन तूफ़ान खड़ा करने का बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ से भी एक नैरेटिव शेपिंग करनी है कि कानूनी तौर पर शायद इससे वो सब कुछ नहीं किया जा सकता जिसका कि खौफ लोगों के जहनों में है, लेकिन इसको इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ और इमरान खान को गंदा किया जा सकता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, जहनों में बात डाली जा सकती है कि इनको यहूदी, ज़ायनिस्ट, हिंदुस्तानी, मुख्तलिफ एजेंसीज़, क्रिमिनल एलिमेंट्स, फॉरेन कंपनीज़, तो कोई साजिश है इसमें, कोई ट्रेटर है, कोई गद्दारी है, कौम के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ इन्होंने काम किया है, और ये करप्शन है इसके अंदर, और ये जेब में पैसे वैसे डालनी है। तो इस तरह की एक कहानी को शेप करना है। जब भी आपने इस किस्म की नैरेटिव शेपिंग करनी होती है तो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिविटी के साथ तो आप बात नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिविटी तो होती भी 2-3-4 लाइनों की है। तो आपको एक कहानी को फैलाना होता है, एक्सपैंड करना होता है, और फिर उसके ज़रिए आपने जहनों में शकूक जो हैं वो पैदा करने होते हैं। अच्छा, अब गुज़िश्ता चंद दिनों से अगर मैं आपको 3-4-5-6 अखबारों की हेडलाइंस दिखा दूँ तो पिछले कोई 7-8-10 दिन से PDM की जो जमातें हैं, कोई जमात ऐसी नहीं है PDM की जो इसके हवाले से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़ी इसके बारे में बोल चुके हैं, उनकी पार्टी के लीडर्स बोल चुके हैं, अखबारों की हेडलाइन लग चुकी हैं, इदारिये लग चुके हैं, टेलीविज़न का उनके प्रोग्राम्स में ये बात होती है कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्यों हमदर्दी कर रहा है, और वो क्यों इमरान खान की पार्टी जो है उसका जो फॉरेन फंडिंग, सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें अपना फैसला नहीं दे रहा। 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, ये लड़ रहा है, इसको क्यों जो गोद से लगा के बैठा है, इसका फैसला जो है वो क्यों नहीं आ रहा। और असम्पशन है कि जब फैसला आएगा तो तहरीक इंसाफ का कुंडा हो जाएगा, और तहरीक इंसाफ जो है वो शायद बैन हो जाएगी, बहुत ज़लील हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके ये डिमांड्स मसलसल चल रही हैं, जिसको क्या मैं देख सकते हैं, उसको स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब ये भी एक नॉन चीज़ है, और आज शहबाज शरीफ साहब ने जब ये स्टोरी आई है साइमन क्लार्क की, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पे भी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को चाहिए कि वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने इमरान खान को इंडाइट कर दिया है, इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है एक लीगली वायबल किस्म का, और इमरान खान को चाहिए कि फाइनेंशियल टाइम्स को सू करे, और अगर वो सू नहीं करता, मुझे पूरा यकीन है कि सू नहीं करेगा, तो इसका मतलब यही होगा कि ये बात फिर सही है। ये है शहबाज शरीफ साहब ने एक पर ट्वीट किया है। अच्छा, उस पर मैं फिर आता हूँ कि उसको ट्वीट उनका कितना सही है या नहीं, लेकिन पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में ये बात बड़ी क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान जो हैं, खास करके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन देम। इलेक्शन कमीशन के अगर गुज़िश्ता 1-1.5 साल के जब से डस्का का इलेक्शन हुआ उसके पहले के जितने भी आप इक़दाम और एक्शन देखते हैं, तो ये बात क्लियर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पीछे एक 18 व्हीलर के तौर पर, जिसमें एक 18 टायर वाला ट्रक होता है अमेरिका में, वो उस तरह से 18 व्हीलर के तौर पर, ट्रक के तौर पर वो उनका ताक़ुब कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन सख्त ख़िलाफ़ है। दिस इज़ व्हाट द इम्प्रेशन इज़। और अगर
और यही इंप्रेशन आपको दूसरी तरफ से भी मिलता है। इमरान खान और उनकी पार्टी हर वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ दुहाई देते रहते हैं और कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है, जिसके बारे में जो दूसरी जमातें हैं PMLN और PPP, उनका कहना ये है कि चूंकि इमरान खान और उनकी जमात को ये खतरा है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको डिस्क्वालीफाई कर देना है इलेक्शन लड़ने से, इसीलिए ये हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है ये दुहाई देते रहते हैं और उसको ये साबित करते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। बट आई डोंट थिंक सो। देयर इज मैसिव एविडेंस टू सजेस्ट कि इलेक्शन कमीशन और इमरान खान के दरम्यान में जो असल झगड़ा है वो इस फॉरेन फंडिंग केस से कहीं ज़्यादा डीपर है। उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अब ये भी बात बड़ी वाज़ह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी तरफ कम अज़ कम PMLN की जो इस वक्त की लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उनकी बहुत अनायतें हैं। वो अगर इलेक्शन कमिश्नर उनके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन कम अज़ कम ये जो हुक्मरान जमात है वो उनके फेवर करने की बहुत कोशिश करती है। चंद दिन पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो अहलिया हैं, उनकी जो वाइफ हैं, जो एक सीनियर कस्टम ऑफिसर हैं, उनको एक बड़ी प्राइस पोस्टिंग जो है अप्रेजमेंट की दी गई, जिसे कस्टम्स के अंदर पाकिस्तान कस्टम में गालिबन सबसे बड़ी जो गोल्डन पोस्टिंग होती है या प्राइस पोस्टिंग होती है वो अप्रेजमेंट ही होती है। तो उनको अप्रेजमेंट का कलेक्टर वगैरह भी लाहौर में लगाया गया। लेकिन ये जो हुकूमत है PDM की, शायद इसको इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस कंट्रोल ना हो जितना कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत की रिकमेंडेशन पे लगाए गए थे। विच ब्रिंग्स अस बैक टू द केस कि ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, 11 पेज की स्टोरी है, इसको किसने पब्लिश करवाया। अब ये जो 11 पेज की स्टोरी होती है, जब भी इस तरह की कोई स्टोरी पब्लिश होती है तो, और ख़ास करके इस किस्म की टाइमिंग में जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुनाना है और 8 हफ्ते से 6-7 हफ्ते से अपना फ़ैसला रिज़र्व किया हुआ है और ये फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत रखता है, तो ऐसी स्टोरी यूजुअली लॉबिस्ट पब्लिश करवाते हैं। अब लॉबिस्ट कौन होते हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्रॉस अटलांटिक वर्ल्ड में, दोनों तरफ, एक तरफ यूरोप, UK एंड यूरोप और दूसरी तरफ अमेरिका में ऐसी पावरफुल फर्म्स होती हैं। ये कोई महज इंडिविजुअल नहीं होते, ये ऐसी फर्म्स होती हैं जिसमें 20-20, 25-25, 30, कई दफ़ा 100 लोग जो हैं राइटर्स और रिसर्चर काम करते हैं। इनको लॉबिस्ट फर्म्स कहा जाता है। अमेरिका के अंदर ये लॉबिस्ट फर्म्स जो हैं, ये अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन एंटिटी के लिए काम करते हैं तो जो फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1934 का, उसको उर्फ़ आम में फारा कहते हैं। फारा के तहत ये अपने आप को रजिस्टर करते हैं। सऊदी अरब ने कोई 100 के करीब ऐसी लॉबिस्ट फर्म्स जो इंडिविजुअल भी हैं और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ भी हैं उनको हायर किया हुआ है। यही सूरत हाल टाइनी कतर की है, यही सूरत हाल UAE की है, यही सूरत हाल ओमान की है। इंडिया की भी बहुत सी लॉबिस्ट फर्म्स हैं, पाकिस्तान के भी कोई 2-2.5 गरीबाना किस्म के लॉबिस्ट जो हैं वहाँ पे काम करते हैं, हमारी स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है, मेरा इंप्रेशन और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये किसी लॉबिस्ट फर्म ने ये लिखवा के इसको किया। और जो लॉबिस्ट फर्म्स होती हैं उसमें होता ये है कि उनके जो इन हाउस राइटर्स होते हैं वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस के जो ज़रूरत होती है, उनका जो क्लाइंट होता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से एक स्टोरी को वो डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं। उसके बाद एक ऑथर या जर्नलिस्ट जो है उसको वो फ़ी पे करते हैं जिसके नाम से उसने छपना होता है। यूजुअली ऐसी स्टोरीज़ उस जर्नलिस्ट ने, मुझे नहीं पता इसकी क्या हकीकत है, लेकिन मैं आपको एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि जनरली इसकी कन्वेंशन यही है कि वो उसने लिखी नहीं होती, वो पढ़ लेता है, उसके नाम से वो छपती है, वो अपनी फ़ी लेता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड जो है, लाहौर की जो लॉलीवुड है, लॉलीवुड में आप देखें जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको फिल्म के पैसे थोड़े मिलते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट रेट बहुत हाई होता है, करोड़, 1.25 करोड़, 2 करोड़। फिल्म से हो सकता है उनको 50 लाख 40 लाख मिले। वो फिल्म बनती है 9 महीने में और एड्स उनके पूरे साल चलते रहते हैं। इसी तरह जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जर्नलिस्ट हैं, खास करके जो लेसर नोन हैं, जिनकी किताबें ज़्यादा नहीं बिकती हैं, जो बहुत मशहूर नहीं है, जो टेलीविज़न पे नहीं आते, उनका यही होता है कि उनको लॉबिस्ट अच्छी खासी फ़ी जो है वो पे करते हैं, बिकॉज उनका छोटा मोटा नाम होता है। स्टोरीज़ लिखती हैं लॉबिस्ट फर्म्स और वो छपती जो हैं वो एक राइटर के नाम से छपती हैं। ये साइमन क्लार्क की स्टोरी को मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ। मेरी फीलिंग ये है कि ये एक लॉबिस्ट फर्म की लिखी हुई स्टोरी है। लॉबिस्ट फर्म किसके लिए काम कर रही है? मेरा नहीं ख्याल कि ये हाउस ऑफ शरीफ के लिए काम कर रही है, ये किसी और के लिए काम कर रही है। लेकिन जिस किसी के लिए भी ये काम कर रही है वो है पाकिस्तान में ही। ये कोई CIA की लिखी हुई स्टोरी नहीं है, ये कोई MI6 की प्रोड्यूस स्टोरी नहीं है, ये घर से ही निकली स्टोरी है, ये इधर ही का ही काम है। अच्छा, अब इसमें जो की एक्सर्प्ट्स हैं, इसके कंक्लूजन देने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ की एक्सर्प्ट्स जो हैं वो आपके सामने स्टोरी के रख दूँ ताकि आपको एक इसका आइडिया हो जाए। अच्छा, ऑलरेडी चूँकि इसमें मुझे पता चला है कि 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं क्विकली इसके एक्सर्प्ट्स जो है ना बहुत ही तेज़ी से आपके सामने पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ने बहुत ज़रूरी है।
प्रिंसिपल फोकस जो है इस पूरी 11 पेज की जो स्टोरी है, इसमें प्रिंसिपली 2 चीज़ें साबित करने का जोर लगाया गया थ्रू। बाकी सब चीज़ें जो है वो फ्लफ हैं, वो एक स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें डिटेल है, इधर उधर की चीज़ें हैं। 2-4 चीज़ें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लिख के वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी उसमें जिक्र कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो 2018 की स्टोरी है, 19 की, उसका भी जिक्र, तो सब चीज़ों में फेंक दिया गया है। लेकिन प्रिंसिपल टारगेट इसका जो है वो इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है, बल्कि तहरीक इंसाफ भी क्या है, इसका प्रिंसिपल टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक है इस पूरी स्टोरी का। इसका जो मकसद है लिखने का, वो इमरान खान की इमेज को टारगेट करना है। इसका मकसद ये साबित करना था कि जहनों में ये बात डाली जाए कि इमरान खान, जिसके बारे में उनके सपोर्टर्स ये समझते हैं कि उनकी बड़ी इंटेग्रिटी है, वो करप्टेबल है ही नहीं, वो करप्शन कर नहीं सकते, दर हकीकत उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं करप्शन से ताल्लुक़ बनता है। स्टोरी कहीं ये नहीं कहती कि इमरान खान ने करप्शन की है, स्टोरी कहीं ये नहीं कहती कि मुख्तलिफ ज़राए से जो पैसे आए हैं उनका इमरान खान को पता था, या इमरान खान ने इसमें कोई गंद किया है, या कोई ज़्यादती की है, या कोई केस बनता है उनके ऊपर। लेकिन स्टोरी ये तासुर ज़रूर कायम करती है कि इमरान खान जो है वो इतने साफ़ सुथरे नहीं है, इमरान खान इतने इनकरप्टेबल नहीं है, और इमरान खान जो है वो वाकई ही तमाम लोगों की तरह है, लेकिन इमरान खान ने अपना एक इमेज जो है ये बनाया। ये मेन मकसद हयात है इस स्टोरी के लिखे जाने का। 2 चीज़ों पे ये स्टोरी मसलसल रिलाई करती है। एक ये कि आरिफ नकवी जो अबराज के फाउंडर थे, जो वूटन क्रिकेट क्लब, उन्होंने एक कंपनी थी उनकी जो उन्होंने रजिस्टर की हुई थी केमन आइलैंड के अंदर। केमन आइलैंड इज़ क्लोज टू ब्रिटेन। ये एक ऑफशोर जो बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं उसका हिस्सा है, जैसे और बहुत से हैं, जैसे जर्सी के अकाउंट्स होते हैं। तो ये केमन आइलैंड की एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और जो वूटन क्रिकेट क्लब ने पैसे दिए पीटीआई को भेजे, जो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.1 मिलियन डॉलर्स बनते हैं 2012 एंड 13 के टाइम पीरियड में, जो अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट क्रिकेट के मैचेस जो इंग्लैंड में किए गए ऑक्सफोर्डशायर में, जहाँ वूटन विलेज है, और फिर जो यूएई में, दुबई में जो क्रिकेट मैच हुए, या अबू धाबी में क्रिकेट मैच हुआ, तो वो सिर्फ उसके पैसे नहीं थे, बल्कि उसके अंदर अबराज का अपना भी कोई 1.3 बिलियन डॉलर्स अबराज ने अपने वूटन क्रिकेट क्लब में डाले। और दूसरा ये कि एक अबू धाबी के शेख हैं जो अभी भी वहाँ पर मिनिस्टर फॉर टॉलरेंस हैं, अन-नहयान उनका सरनेम है। अन-नहयान आपको पता है, देयर इज़ 101 अन-नहयान्स। तो जो इसमें रॉयल फैमिली के हैं, जिनका नाम इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बहरहाल एक अमेरिकी गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें शुरू में लिखा हुआ है कि पाउंड 2 मिलियन डाले पहले पेज में, अगर आप इसके देखते हैं, पेज नंबर 1 आउट ऑफ 11। लेकिन बाद में जाके क्लियर होता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ टाइपो, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर एफटी कि इन्होंने भी टाइपो कर दिया है। बहरहाल तो बेसिकली कोई 2 मिलियन डॉलर्स जो हैं वूटन क्रिकेट क्लब में, वो अबू धाबी के एक शेख ने भी डाले। लेकिन ये सारे पैसे जो हैं वूटन क्रिकेट क्लब के, वो पीटीआई के पास नहीं आए। ये जो उन्होंने 2 मिलियन डॉलर थे, इसमें से सिर्फ 1.2 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पीटीआई के फंड्स में घूम फिर के बैंकिंग चैनल के जरिए इनको पेमेंट हुई। बाकी 0.8 मिलियन किसके पास चले गए, इसके बारे में स्टोरी जो है वो बिल्कुल खामोश है। और इसी तरह जो अबराज ने पैसे डाले, वो भी वूटन क्रिकेट क्लब से पीटीआई को भेजे गए। ये चीज़ इसमें से बिल्कुल क्लियर नहीं होती, ना ही स्टोरी इंप्रेशन ज़रूर देने की कोशिश की है, लेकिन आप इसको, मैं चाहूँगा, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप इसको खुद पढ़ें, लाइन बाय लाइन आप स्टोरी को पढ़ें, तो आप देखेंगे कि स्टोरी इंप्रेशंस तो क्रिएट करती है, लेकिन स्टोरी कहीं ये साबित नहीं करती कि जो पैसे अबराज के फाउंडर आरिफ नकवी ने पीटीआई तक पहुँचाए, कभी पीटीआई को ये पता था कि इन फंड्स के अंदर अबराज के पैसे भी हैं, और इन फंड्स के अंदर अबू धाबी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसमें फंडिंग की है। यानी जो रिसीव करने वाला है, ये ऐसा ही है कि अगर आप एक घर बेचते हैं, एक कार बेचते हैं, एक ऑफिस बेचते हैं, एक प्लॉट बेचते हैं, और अगला आपको क्रॉस चेक से बैंक ड्राफ्ट के जरिए 2 करोड़ रुपए दे देता है, अब आपकी तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। आपको तो आपने तो उसको प्लॉट बेचा, आपको उसने 2 करोड़ रुपए दे दिए। अब उसने 2 करोड़ रुपए किसी को कत्ल करके लिए थे, या उसने स्मगलिंग से बनाए थे, या वो मनी लॉन्डर करके बनाए थे, वो रिसीव करने वाले की जिम्मेदारी नहीं होती। रिसीव करने वाले की जिम्मेदारी तब होती है जब पैसे कैश रिसीव करता है, पैसों को रिपोर्ट नहीं करता है, पैसे बैंकिंग चैनल से नहीं लेता है, पैसे छुपाता है, पैसे डिक्लेयर नहीं करता। तहरीक इंसाफ ने ये पैसे बैंकिंग चैनल से रिसीव किए हैं, जो लीगल तरीका है, और इनको उन्होंने अपने फंड्स में डिक्लेयर किया हुआ है। तो स्टोरी पे खोदा फाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। दिस इज़ व्हाट द बॉटम लाइन ऑफ द होल स्टोरीज। लेकिन फिर भी मैं इसके की पैसेजेस जो हैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैंने आपको कॉन्टेक्चुअलाइजेशन इसकी दे दी है, अब आप इसको सुने। यहाँ पे पेज नंबर 2 में ये लिखा है, Abraj emails and internal documents seen by the Financial Times, including a bank statement covering the period between February 28
and May 30, 2013 for a Wooten cricket account in the UAE show that both companies and foreign nationals as well as citizens of Pakistan sent millions of dollars to the Wooten cricket before money was transferred from the account to Pakistan for the PTI. Millions तो लिखे हैं लेकिन वो probably 2.2 million ही बन. अच्छा, अब ये जो जहाँ पे लिखा रहता है ना कि पाकिस्तानी सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स, वो जिनको फॉरेन नेशनल्स कहा जा रहा है वो हैं जो डुअल नेशनल्स नहीं है. फॉरेन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनको कहा जा रहा है जो रहते तो बहुत मुल्कों में हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन वो पाकिस्तानी पासपोर्ट कैरी करते हैं. फॉरेन नेशनल्स उन अमेरिकन पाकिस्तानी ओरिजिन लोगों को अक्सर उनमें से 90% से ज़्यादा 99% वो हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन सिटीजन्स हैं UK के अंदर, यूरोप में, US के अंदर, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है या नाइकॉप नहीं है, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया एज फॉरेन सिटीजन्स. फिर आगे लिखा है, द फंडिंग ऑफ द पार्टी इज एट द सेंटर ऑफ ईयर्स लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एन इंक्वायरी दैट इज टेकन एन इवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज खान, हु लॉस्ट ऑफिस इन अप्रैल, plots a political comeback. Now that is the principal theme of the story. जो मकसद हयात है इस कहानी का वो ये है कि इमरान खान plots a political comeback. तवक्को ये है कि स्टोरी जब रिलीज़ होगी तो इससे इमरान खान के जो कम बैक की पॉसिबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचेगा. मेरा नहीं ख्याल कि नुकसान पहुंचने लगा है बहुत ज़्यादा इस स्टेज पे. बहरहाल कोशिश ये है और ज़ाहिर है इस पर कई हफ्तों से इस पर काम हो रहा है. कि पेज 2 पे से मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको मैंने दिखा दी हैं. पेज 2 में ये भी माना गया कि अली जो अबरार नकवी, जो आरिफ नकवी हैं, वो उनका कोई ताल्लुक़ महज इमरान खान से या नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से नहीं रहा, बल्कि वो दुनिया भर में पब्लिक रिलेशन करते रहे हैं. उस हिसाब से वो जगह जगह फंडिंग करते रहे हैं. ही वॉज अ रेगुलर फिक्सचर एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग्स इन डेवोस. तो फिर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी जाके पूछें कि उन्होंने आरिफ नकवी के पैसे जो हैं वो क्यों उन्होंने रिसीव किए. और ये खाली वही नहीं है, बल्कि अगर मैं आगे आपको दिखाऊँगा, अगर मैं इसके पेज नंबर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको अगर आप पेज नंबर 5 में अगर आपको दिखा सकूँ, जिसमें सब टाइटल है स्टोरी का, अ यूजफुल एलाई. यहाँ से आपको ये पता चलता है कि नकवी 62 was born into a Karachi business family. After studying at the London School of Economics, मेरा भी स्कूल है, he spent the 1990s working in Saudi Arabia and Dubai and started Abraj in 2002, building it into an investment powerhouse. With offices in Dubai, London, New York and across Asia, Africa and Latin America, the company raised billions of dollars from the Bill and Melinda Gates Foundation, the US administration of Barack Obama, the British and French governments and other investors. So आपको क्लियरली पता चलता है कि ये ग्लोबल कंपनी है जो एक पाकिस्तानी इक्विटी मैनेजर ने क्रिएट की है. फिर अगला पैराग्राफ है, वेल कनेक्टेड, नकवी लाइक्ड टू इम्प्रेस. John Kerry, a speaker at one Abraj event, was approached by the company about working with it after he served as US Secretary of State. Naqvi met Britain's Prince Charles and was active in one of his charities, the British Asian Trust. Naqvi was a board member of the UN Global Compact, which advises the UN Secretary General, and sat alongside former Nissan chair Carlos Ghosn on the board of the Interpol Foundation, which raises funds for the Global Police Organization. आपको पता चलता है कि नकवी जो है वो ग्लोबल नेटवर्किंग कर रहे हैं. वो खाली इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक नहीं है, जिनको ग़ालिबन 2012-13 में उन्होंने उनके क्रिकेट फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था. फिर उसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है पेज 5 का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इन वॉशिंगटन, नकवी was seen as a useful ally. The Obama administration pledged $150 million to an Abraj fund investing in Middle Eastern companies. A press release said that the partnership would help turn the US president's promise to improve economic relations with Islamic nations into a reality. ये मैंने पेज 5 से आपको पढ़ के बताया. मैं भी आपको पेज यहाँ से बताता हूँ. पेज 3 मेरे हाथ में है, जिसमें लिखा है कि दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. जैसे कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इसको ये मैं कहूँ, मैं ये इल्ज़ाम लगाऊँ कि स्टोरी का एक मकसद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो केस है उसको एक पॉपुलर सपोर्ट मिल सके, एक्सेप्टेबिलिटी मिल सके. चूँकि आप इसको एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में छापते हैं तो लोगों के जहनों में आए कि यार इसमें ज़ाहिर है बड़ी जान होगी, ये तगड़ी होगी स्टोरी, इसको चैलेंज नहीं को कर रहा. और जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान को चाहिए कि FT को सू कर दे. मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आपको यकीन करा सकता हूँ. अच्छा, मज़े की बात ये कि जो स्टोरी है इसने इमरान खान के कमेंट्स भी लिए हुए हैं. इमरान खान की तरफ से, इमरान खान के किसी रिप्रेजेंटेटिव या वकील की तरफ से इसके अंदर रिटन उनको कमेंट्स दिए गए मुख्तलिफ क्वेश्चंस के जवाब में. तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने कोई स्टोरी को धोने की कोशिश की है. जैसे कई दफ़ा लोग स्टोरी का जवाब नहीं देते, कमेंट्स नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. और जब उनसे ये पूछा गया कि इसमें अबराज के भी पैसे थे वूटन क्रिकेट क्लब में, और जो पैसे भेजे गए हैं उसमें किसी अबू धाबी के मिनिस्टर ने भी फ़ंड डाले थे, तो उसमें इमरान
خان کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ فنڈز ان لوگوں نے ڈالے تھے اور یہ جو فنڈنگ ان کو پتہ ہوگا کہ سورسز کیا ہیں, ہمیں تو فنڈز جو ہیں اس طرح سے ریسیو ہوئے ہیں بینکنگ چینل سے, سو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. یہی صورتحال جو ہے وہ 2017 کی جو وال اسٹریٹ جرنل کی 18 کی سٹوری تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ سورسز نے عارف نقوی کو ابراج کے یہ کہا کہ $20 ملین جو ہیں وہ پے کرنے پڑیں گے. اس وقت گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی, نواز شریف صاحب کی, تو شہباز شریف کے کلوز کسی کو $20 ملین پے کرنے پڑیں گے تاکہ ابراج کی جو کمپنی ہے کراچی الیکٹرک کمپنی, اس کی جو سیل ہونی تھی شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو, جس کے لیے عارف نقوی بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے, اس کا اپروول گورنمنٹ نے دینا تھا, یہ ابھی تک نہیں ہو سکا, تو $20 ملین دینے پڑیں گے. تو وہ سٹوری تھی, اس کے بارے میں بھی شہباز شریف اور نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ ان کو اس قسم کی کسی بات کا پتہ نہیں ہے. اور جب یہ سٹوری 2018-19 میں پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں, میرے پروگرام میں, کاشف عواسی کے پروگرام میں اور بہت سے پروگرامز میں ڈسکس ہوئی, اور وہاں پر ملک احمد خان صاحب جو بہت کلوز تھے شہباز شریف صاحب کے, اسپوکس پرسن تھے PMLN کے, انہوں نے بڑے ایموشنلی ہو کے یہ کہا تھا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے وال اسٹریٹ جرنل کو سو نہ کیا تو میں چھوڑ دوں گا اور میں استعفیٰ دے دوں گا, یا میں سمجھوں گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سچے نہیں ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی وال اسٹریٹ جرنل کو سو نہیں کیا تھا. اس کی وجہ ہے کہ سو کرنے کے لیے آپ کے پاس کاز آف ایکشن ہونا چاہیے. اگر اسٹوری لکھی اس طرح سے جاتی ہے کہ وہ آپ پہ الزام لگاتی ہی نہیں ہے, صرف امپریشن ہی پیدا کرتی ہے, تو اس کو بہت آسانی سے پبلیکیشن جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اس اسٹوری نے بھی صرف امپریشن پیدا کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اسٹوری نے کہیں پر بھی عمران خان کے اوپر کوئی انلیگل فنڈنگ لینے کا الزام نہیں لگایا. آپ کے پاس کوگنیزنس ہونی چاہیے, آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, آپ کو نالج ہونا چاہیے کسی انلیگل ایکٹ کا. اس اسٹوری سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ عمران خان کو, یہ تحریک انصاف کو کہیں پہ بھی نالج ہے کسی چیز کا. اور تو بیسکلی لیکن اس میں الیکشن کمیشن پاکستان کی مدد کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے. ناؤ آئی ایم لوکنگ ایٹ پیج 4 میں دوبارہ وہی چیز ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. ووٹن کرکٹ بینک اسٹیٹمنٹ شوز اٹ ریسیوڈ $1.3 million on March 14, 2013 from Abraj Investment Management Limited, the fund management unit of Naqvi's private equity firm, boosting the account's previous balance of $5,431. Later the same day, $1.3 million was transferred from the account directly to a PTI bank account in Pakistan. Abraj expensed the cost to a holding company through which it controlled K Electric, the power provider to Karachi, Pakistan's largest city. پھر اس میں ہے کہ a further $2 million flowed into the Wooten cricket account in April 2013 from Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, a member of the Abu Dhabi's royal family, government minister and chair of Pakistan Bank Al Falah, according to the bank statement and a copy of the SWIFT transfer details. Naqvi then exchanged emails with a colleague about transferring $1.2 million more to the PTI. 6 days after the $2 million arrived in the Wooten cricket bank account, Naqvi transferred another $1.2 million from it to Pakistan in 2 installments. Rafiq Lakhani, اچھا اب اس میں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ $2 million دیے تھے شیخ نے, اس کے باقی $0.8 million کا یعنی $800,000 کا کیا ہوا. $1.2 million تو انہوں نے PTI کو دے دیے. PTI کا جواب بڑا کلیئر ہے اسی سٹوری کے اندر ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ ان فنڈز کا سورس جو ہے کیا ہے. یعنی یہ صرف عارف نقوی کو, ابراج, ان کے انٹرنل ڈائنامکس کو پتا ہوگا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ کیوں کر رہے تھے. جو اس میں زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دا لاسٹ کنکلوڈنگ تھنگ ہے وہ یہ کہ جو کچھ بھی عارف نقوی عمران خان سے یا شہباز شریف سے یا نواز شریف سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ کراچی الیکٹرک کمپنی جس کو وہ بیچانا چاہتے تھے کہ $1.7 بلین کا شنگھائی الیکٹرک کو بیچ دیں, بیکاز فرام 2016 ابراج کو فائنینشیل پرابلمس تھے. ابراج نے جو گند کیا ہوا تھا میلنڈا گیٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ, جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میلنڈا اینڈ بل گیٹ فاؤنڈیشن نے ہاسپٹلس اور ہیلتھ پرپزز کے لیے جو پیسے دیے تھے اس کو ابراج نے ڈفرینٹ کازز کے لیے یوز کر لیا تھا, یہ سوچ کے کہ بعد میں ہم ان فنڈس کو ریفل کر دیں گے. اور وہ غالباً انہوں نے نقصان کیا بھی نہیں, لیکن وہ یوز فنڈس کا اناپروپریٹ تھا, اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کراچی کے الیکٹرک کو بیچ کے فنڈز مل جائیں, جو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے فنڈز کا اگر لاس ہوا ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے. یعنی ان کے بینک میں سے جو مسنگ اکاؤنٹس ہیں وہ کمپنی نہیں بک سکی, آج تک نہیں بک سکی. نہ اس کو نواز شریف نے بیچنے میں کوئی مدد کی, نہ شہباز شریف نے کی, نہ ہی عمران خان کی گورنمنٹ نے کہ الیکٹرک کی جو سیل تھی شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو اس کو بیچنے میں کوئی مدد کی. اب اس کی باٹم لائن میں آپ کو دے دوں, میں نے آپ کو سارے فیکٹس تفصیل سے اس لیے دے دیے ہیں کہ آپ کو یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے اور ویسے ہی میں نے اس کے اوپر ہوائی باتیں جو ہیں میں نے کر دی ہیں. یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ECP نے جو بھی ورڈکٹ کرنا ہے تحریک انصاف کے خلاف اس کو ایک پاپولر جان ڈالنے کے لیے, ایکسیپٹیبلٹی کروانے کے لیے یہ سٹوری چھپائی گئی ہے. یہ ایک لابسٹ فرم کا ایکشن ہے. لابسٹ فرم کو پاکستان سے ہی ظاہر ایڈوائس دی گئی ہوگی, یہ کوئی CIA, MI6 یا امریکن حکومت وغیرہ کا کام نہیں, یہ سب اندر کا کام ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ایک بارگیننگ چپ جو ہے PTI کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ اپنی نیگوسیشن کو
امپروو کرنے کے لیے یہ مزید ایک سٹوری جو ہے لگائی گئی ہے تاکہ زیادہ پریشر پڑے عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر، وہ ہماری بات جو ہے وہ مان لیں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب پنجاب کے الیکشن ہوئے تو اس کے رزلٹ میں چونکہ پی ٹی آئی نے 15 سیٹیں جیت لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیتنے دیا گیا، اگر وہ نہ چاہتے تو وہ سیٹیں جیت نہ سکتے۔ تمام آبجیکٹیو انالیسس یہ بتاتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ 15 سیٹیں جیتیں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ حمزہ ہی جیت جائے 13-15 سیٹیں، لیکن حمزہ کو وہ 13-15 سیٹیں جتا نہیں سکے، اور ابھی بھی وہی سٹرگل جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یعنی چیزیں جو ہیں وہ ایک لاجیکل انجام کی طرف چل تو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے کی پلیئرز ہیں ان ڈفرینٹ پلیسز، جو بڑے بڑے ہمارے پلیئرز ہیں، وہ ابھی تک جو ہے ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سٹوری ہے سائمن کلاک کی، یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ابھی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے۔ جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی پھر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تھینک یو سو مچ۔